बच्चों, आज मैं आपके लिए अर्थशास्त्र विषय का पाठ्य योजना बनाकर लाई हूँ, जो आपको सेकंड और थर्ड सेम में बहुत यूज़फुल है। सेकंड सेम में तो आपको केवल पाठ्य योजना बनाना सीखना है, लेकिन थर्ड सेम में जब आप जाओगे तो आपको इसी पाठ्य योजना के आधार पर विद्यालय शिक्षण का कार्य करना भी पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहा है, तो मैं इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए ये पाठ्य योजना बना रही हूँ और आपको बताती जाती हूँ कि इसमें क्या क्या करना है और कैसे आपको पाठ्य योजना बना रही है। एक ये प्रारूप मैंने तैयार कर लिया है, जो आप इस प्रारूप के आधार पर बाकी सारी पाठ्य योजनाओं को भी बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो आपको जो शिक्षण कार्य करना होगा उसमें कम से कम 20 पाठ्य योजना बनाने होंगे। तो ये हमारा है सबसे पहला, मान लीजिए कि ये पहला पाठ्य योजना बन गया हमारा पाठ्य योजना क्रमांक 1। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपके पाठ्य योजना बढ़ती जाएगी वैसे ही यहाँ पे क्रम भी बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं सामान्य जानकारी में आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है। सामान्य जानकारी पाठ्य योजना क्रमांक के तुरंत बाद नीचे भरी जाती हैं, जिसमें आपको भरना होता है लेफ्ट हैंड साइड पे विद्यालय का नाम। जो भी विद्यालय जिसमें आप शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखना होगा। उसी विद्यालय की उस कक्षा का नाम जिस कक्षा में आप पढ़ाने जाने वाले हैं, उस विषय का नाम जिस विषय के लिए आपको वो कक्षा दी गई है, और उस विषय से संबंधित प्रकरण। जैसा कि मैंने यहाँ निर्धनता लिखा हुआ है, तो मान लीजिए कि ये कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में होगा निर्धनता, तो कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र विषय का निर्धनता प्रकरण, इसके बारे में हम पाठ्य योजना बना रहे हैं। और राइट हैंड साइड पे आपको जानकारी डालनी होगी उस दिन का दिनांक जिस दिन आप पढ़ाने जाओगे। तो जिस दिन आप जैसे पढ़ाते जाओगे, 21 तारीख को पढ़ाया, 20 तारीख को पढ़ाया, 23 को पढ़ाया, तो वैसे वैसे यहाँ जैसे आपके पाठ्य योजना क्रमांक में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे दिनांक में भी आपके परिवर्तन होता जाएगा। कालखंड, जिस कालखंड में हो सकता है कि किसी दिन आपको 9th क्लास में पढ़ाने को मिला हुआ है कि आप किसी दिन वहाँ पहले पीरियड में पढ़ाने चले गए हों, किसी दिन आपको चौथा पीरियड मिला हो, तो जिस दिन आपको जिस पीरियड में जाने को मिला हो उस दिन वहाँ का पीरियड आपको डालना पड़ेगा कि किस कालखंड में आपने वो क्लास ली हुई है या आपको लेनी है। उपस्थिति, पर्टिकुलर कक्षा में उस पीरियड तक कितनी उपस्थिति रही है बच्चों की और कितनी समय अवधि है। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट का, किसी किसी में 40 मिनट का रहता है। तो जिस भी विशेष विद्यालय का जो भी समय अवधि रहेगी आपको वहाँ पे उसको लिखना होगा। अब आते हैं, मैंने पाठ्य योजना को एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लाइन के हिसाब से कॉलम वाइज तैयार करके दिया हुआ है, जिसमें आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और मैं चाहूँगी कि मेरे पढ़ाए वाले जितने भी बच्चे, मैं जिनकी भी क्लास लेती हूँ, जिनको भी पढ़ाती हूँ, वो इस फॉर्मेट को अप्लाई करें तो ज़्यादा इजी होगा और टाइडी और साफ़ सुथरा प्लान बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला जो हमारा पाठ्य योजना बनाने का पहला पद है वो है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं उस विषय से संबंधित होता है। देखिएंगे आप यहाँ जहाँ पे भी हम यहाँ देख रहे हैं, छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, अर्थशास्त्र के प्रति। तो ये जितने भी सामान्य उद्देश्य हैं ये विशिष्ट विषय के लिए है। जैसे यहाँ पे विषय आपका परिवर्तित होगा वैसे ही यहाँ पे सामान्य उद्देश्य भी परिवर्तित हो जाएंगे और उस विषय के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य आ जाएंगे। दूसरा है अर्थशास्त्र विषय का अन्य विषयों के साथ संबंध बताना, छात्रों को अर्थशास्त्र का दैनिक जीवन में उपयोग बताना, छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत कराना, छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करना। तो अर्थशास्त्र विषय के शिक्षण के यही मुख्य उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारा जिस प्रकरण को हम पढ़ाने वाले हैं उस प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे कि छात्रों को निर्धनता के बारे में ज्ञान प्रदान करना ताकि वे इसके बारे में जान सकें। तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा, जो भी प्रकरण हम पढ़ाएंगे उस विषय से संबंधित उसके बारे में हमारा विशिष्ट उद्देश्य बन जाएगा। आगे देखते हैं सहायक सामग्री। किसी भी शिक्षण कार्य को करने के लिए हमको बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन कौन सी ऐसी सामग्रियां हैं जिनके बिना शिक्षण का कार्य संभव नहीं हो सकता है, और कौन सी सामग्रियां हैं जिसकी सहायता से हम उस प्रकरण को, विशेष प्रकरण को
ज़्यादा उपयोगी और अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकेंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी, जैसे कि शिक्षण कार्य के लिए हमको जो चौक की भी आवश्यकता पड़ती है, डस्टर की भी पड़ेगी, और हम ज़्यादा अच्छे से बेहतर बता पाएँ उसके लिए चार्ट या मॉडल बना लेंगे, रोलर बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो उस प्रकरण को हम आसानी से बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो आवश्यक और सहायक के रूप में है वो यहाँ पर लिखी जाएंगी। अब पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को रुपये, पैसे तथा निर्धनता की सामान्य जानकारी है। पिछली क्लास में जब विशिष्ट विषय जब किसी भी कक्षा में शामिल किया जाता है तो उसका पूर्व ज्ञान या पूर्व आधारित थोड़े बहुत चीज़ों का ज्ञान पिछली कक्षा में बच्चों को अवश्य ही हो जाता है। तो सामान्य जानकारी यहाँ पे पूर्व ज्ञान के रूप में हम यही जानते हैं कि बच्चे साधारण तौर पर जब 9वीं क्लास में पढ़े तो रुपये पैसे की जानकारी उनको होगी ही होगी, और निर्धनता को वो किसी न किसी रूप में जानते ही होंगे। तो सामान्य जानकारी मतलब आधारभूत जानकारी उनको है। अब हम इस प्रकरण के माध्यम से उनको विशिष्ट ज्ञान या विशिष्ट जानकारी देने वाले हैं। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर हम प्रस्तावना बनाते हैं। जब हम शिक्षण कार्य के लिए जाते हैं तो शिक्षण कार्य में ये नियम है कि जब भी हम शिक्षण कार्य के लिए विद्यालय में जाएंगे तो खुद से ये हमें नहीं बताना होता है कि बच्चों आज हम निर्धनता का अध्ययन करेंगे या आपके किताब में से निर्धनता पाठ का अध्ययन करेंगे। बजाय उसके बच्चों में जागरूकता और इंटरेस्ट, रुचि बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रस्तावना के प्रश्नों का सहारा लेते हैं, जिससे बच्चों में उत्सुकता बनी रहती है। तो उस उत्सुकता को बनाए रखने के लिए हमें अगर निर्धनता चाहिए है तो निर्धनता वो शब्द है जो बच्चों के द्वारा तीसरे या चौथे प्रश्न के उत्तर में आना चाहिए। तब हम बच्चों को बताते हैं हाँ बच्चों आज हम इस प्रकरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनेंगे। प्रस्तावना के प्रश्न बनाने का एक नियम और है कि जो भी प्रश्न बनेंगे पहले प्रश्न के उत्तर से दूसरा प्रश्न संबंधित होगा, दूसरे प्रश्न के उत्तर से तीसरा प्रश्न संबंधित होगा और तीसरे प्रश्न के उत्तर से चौथा प्रश्न संबंधित होगा। यानी कि जिगजैग फॉर्म में हम प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम बनाते हैं निर्धनता प्रकरण के लिए। किसी वस्तु को खरीदने के लिए आप बदले में दुकानदार को क्या देते हैं? तो बच्चों के तरफ से संभावित उत्तर हमें ये मिलने की संभावना है कि हम दुकानदार को बदले में पैसे देते हैं। दूसरे प्रश्न से संबंधित पहले प्रश्न के उत्तर से संबंधित दूसरा प्रश्न, जिनके पास पैसे नहीं होते उनको क्या कहते हैं? जिनके पास पैसे नहीं होते उनको गरीब कहते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर से हमारा तीसरा प्रश्न है, गरीब को और क्या कहा जाता है? बच्चे बताएंगे गरीब को और निर्धन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पूछेंगे निर्धनता से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे निर्धन तो जानते हैं कि जो गरीब है उसको निर्धन कहते हैं, लेकिन निर्धनता के बारे में बच्चों को ज्ञान नहीं होगा क्योंकि उन्होंने इससे पहले इसके बारे में अध्ययन नहीं किया है। तो हम बताएं, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं समस्यात्मक प्रश्न कि इस बारे में बच्चों को जानकारी नहीं तो उत्तर नहीं दे पा रहे, इस कारण से हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हम निर्धनता का विस्तृत अध्ययन करेंगे, निर्धनता पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जब हमने इतनी सारी जानकारी बता दी है तो अब हम आते हैं अगले पेज पे जहाँ पे है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मतलब कि जो भी हम पाठ्य योजना बना रहे हैं और जो भी शिक्षण विधि और शिक्षण मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी विषय वस्तु का चुनाव कर रहे हैं, वो किस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट की जाएंगी। तो हम यहाँ लेते हैं पाठ की सुविधा के लिए 2 भागों में बांटा गया है। पाठ को तो जितना भी मैटर हम ले रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको 2 भागों में हमने बांटा है। पहला है प्रथम अन्विति और दूसरा है द्वितीय अन्विति। प्रथम अन्विति में हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ाने वाले हैं? निर्धनता एवं उसका मापन, और दूसरी अन्विति में निर्धनता के प्रकार एवं कारण। ठीक है, अब हम प्रथम अन्विति बनाएंगे। प्रथम अन्विति हेडिंग हमने डाली प्रथम अन्विति और 4 कॉलम हमने बनाए हैं लाइन खींच के। चारों कॉलम में अलग अलग टॉपिक्स लिखे हुए हैं। कौन से टॉपिक को कहाँ लिखना है और क्यों लिखना है ये बताती हूँ। पाठ्य वस्तु, जब हम किसी भी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं तो उसकी हेडिंग यहाँ पे हमको डालनी है या प्रकरण का नाम यहाँ पे डालना है। तो हमने डाला निर्धनता। निर्धनता को पढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे प्रस्तुतिकरण कैसे की जा रही है वो चीज़ें देखी जा रही है कि क्या क्या चीज़ें हम बताने वाले हैं।
और किया किसके द्वारा जाएगा, ये हमारे द्वारा किया जाएगा। अगर मैं किसी विद्यालय में पढ़ाने जा रही हूँ या आप किसी विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं तो हम ये सारी क्रियाएं, जो भी चीज़ हमें यहाँ पे लिखी हुई है, ये सब क्रियाएं हमको करनी है। तो जो चीज़ें हम क्लास में लेखन के द्वारा और चार्ट मॉडल के द्वारा प्रदर्शित करने वाले, वो सारी चीज़ें हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाना है वो सब इस कॉलम में आएगा, क्योंकि मैं छात्राध्यापिका हूँ या आप छात्राध्यापिका कहलाएंगी। तो यहाँ पे वो सारी जानकारी जो मैं काम करने वाली हूँ बच्चों के पढ़ाने के दौरान, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ लिखती जाऊँगी। ठीक है, जैसी व्याख्या विश्लेषण होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। अब तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है छात्र अनुक्रिया। जब हम विद्यालय में पढ़ते ही रहते थे, या फिर जब हम खुद को याद करें कि जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो शिक्षक पढ़ाता रहता था, तो उस दौरान हम क्या काम करते थे। जब शिक्षक यहाँ पढ़ाने का काम करता था तो हम क्या करते थे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं आवश्यक तथ्यों को लिखेंगे। ये काम हम भी विद्यालयों में करते थे जब हमारा शिक्षक हमको पढ़ाता था, तो वैसे ही जब हम भी पढ़ाएंगे तो बच्चे ये काम करते रहेंगे। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं ये चीज़ महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है कि बच्चे इस दौरान क्या कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसको हम किसके माध्यम से बच्चों तक पहुँचाएँगे। केवल बोलने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये हो सकता है कि बच्चे सारी चीज़ों को ना भी लिखें। तो इसलिए हमको ब्लैक बोर्ड, श्याम पट्ट कार्य के माध्यम से उस प्रकरण को अच्छी तरीके से, जो भी हम विशिष्ट चीज़ों को ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताना चाहते हैं, आवश्यक चीज़ों को, वो सारी चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमको ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में यही सारी चीज़ें लिखनी है कि हमने ये सारी चीज़ें जो आवश्यक थी, बच्चों को नोट करने लायक थी, लिखने लायक थी, वो हमने ब्लैक बोर्ड में लिखी है। तो हम ये सारा मैटर यहाँ पे लिख देते हैं। ये प्रकरण तब तक चलता रहता है, ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम इस चुने हुए या चयनित हमारे मटेरियल तक नहीं पहुंच पाते हैं। जितना हमको व्याख्या बताना है, जितना हमने चुनाव किया प्रथम अनुवृत्ति के लिए, उतने तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते हैं तो हम तब तक ये सारी चीज़ें लिखते रहते हैं और व्याख्या विश्लेषण बच्चों को बताते रहते हैं। अब आते हैं, मान लीजिए कि हमारी व्याख्या ख़त्म हो गई, मैं किया गया था पे, तो अब हम क्या करेंगे, जितना भी मटेरियल या जितनी भी विषय वस्तु हमने प्रथम अनुवृत्ति में पढ़ाई हुई है, उस प्रथम अनुवृत्ति के पढ़ाए हुए भाग में से हम बोध प्रश्न पूछते हैं। बोध मतलब ज्ञान करना। तो बच्चे कितना ज्ञान कर पाए हैं उस आधार पर हम प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। तो हमारे पास फिर से 4 कॉलम वैसे के वैसे ही निरंतर चलते जाएंगे और हमारा जो हेडिंग्स है वो परिवर्तित हो जाएगा। कैसे बदलेगा, पहला हमारा हो जाएगा बोध प्रश्न। विषय वस्तु में हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण कार्य के दौरान पहले हमने निर्धनता को पढ़ाया, उसके बाद फिर हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं, बोध प्रश्न, मतलब कि जितना हमने पढ़ाया उसमें से बच्चों को कितना बोध हो पाया उसकी जानकारी हमको लेनी है। तो बोध प्रश्न हेडिंग है यहाँ पे हमारी। अब अपने प्रश्न हम पूछेंगे, तो हमारे वाले कॉलम में प्रश्नों की संख्या रहेगी। छात्र अनुक्रिया में छात्रों द्वारा दी गए उत्तर की यहाँ पे उत्तरों को लिखा जाएगा। और यही उत्तर जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, बच्चों को नोट करवाते हैं, क्योंकि विद्यालयों में सिलेबस या पाठ्यक्रम तब कंप्लीट होना माना जाता है जब प्रत्येक पाठ का प्रश्न उत्तर छात्रों की कॉपी पे नोट हो, तभी वो पाठ्यक्रम कंप्लीट माना जाता है। तो हम विद्यालय शिक्षण को कर रहे हैं, तो विद्यालय के शिक्षण के लिए हम बच्चों को, हो सकता है कि बच्चे उत्तर बस दे रहे हैं लेकिन वो उत्तर सारे बच्चों के द्वारा उस उत्तर को नहीं जाना जाता है, या फिर कोई एक बच्चा बता रहा है, 10 बच्चों को समझ में आया, 10 बच्चे उत्तर दे रहे हैं, तो हम बाकी सबको भी नोट करवाना होगा। क्योंकि क्लास में हमको बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकृति के मिलेंगे, कुछ मंदबुद्धि के भी मिल सकते हैं, कुछ औसत के भी मिल सकते हैं, कुछ एवरेज के मिलेंगे, कुछ उससे ज़्यादा मिलेंगे। तो अलग अलग वर्ग के बच्चों के हिसाब से हमको प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से नोट कराना रहेगा। प्रश्नों की संख्या पाठ्य योजना में कम से कम 5 रहेगी। तो ये 5वां क्वेश्चन हमारा, जो भी हमने पढ़ा है उसमें से हमको 5 क्वेश्चन बनाने हैं। तो आप देख पाएंगे कि पहला क्वेश्चन क्या बना है, निर्धनता क्या है। तो निर्धनता की व्याख्या हमने सबसे पहले ही की है कि निर्धनता एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, तो वह निर्धन कहलाता है और उसकी अवस्था निर्धनता कहलाती है। ठीक है, जिस क्रम में हमने पढ़ाया इसी क्रम में हमको प्रश्न भी बनाने हैं। तो आप देखेंगे
पाठ्य योजना को अगर दोबारा से रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्नों का क्रम भी वैसा ही है जैसे विषय वस्तु को क्रम में व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही हमने 5 प्रश्न पूछ लिए। जब 5 प्रश्न पूछ के कंप्लीट हो गया तब हम आएंगे, जिस तरीके से हमने प्रथम अन्विति को पढ़ाया था वैसा ही हमारी द्वितीय अन्विति शुरू हो जाएगी। हमने हेडिंग डाल दी है द्वितीय अन्विति, वैसे ही 4 कॉलम हम फिर से बनाएंगे। फिर अब हम द्वितीय अन्विति में हमने क्या लिया था, निर्धनता के प्रकार और उसके कारण। तो सबसे पहले हम विषय वस्तु में शामिल करते हैं निर्धनता के प्रकार को। निर्धनता कितने प्रकार की होती है उसकी व्याख्या विश्लेषण हो गई। इस दौरान भी छात्र क्या कर रहे हैं, जब हम बता रहे हैं बच्चों को, व्याख्या कर रहे हैं, तो बच्चे उस चीज़ों को ध्यान से सुन रहे हैं और जो भी चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पर लिख के बच्चों को बता रहे हैं इन सारी चीज़ों को बच्चे लिखने का काम कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम इसी विषय वस्तु के अंतर्गत निर्धनता के कारण को अब हम देखेंगे। निर्धनता के कारणों की व्याख्या भी हमने कर दी है। व्याख्या जब हमने की तो विशिष्ट चीज़ों को हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख कर बच्चों को बताया है और बच्चे उनको ध्यानपूर्वक सुन भी रहे हैं और लिखते भी जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक पर। अब आते हैं, जब हमने व्याख्या कंप्लीट कर ली तो हमारी व्याख्या यहाँ कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब तक हमारी व्याख्या विश्लेषण चलती रहती है, व्याख्या विश्लेषण जब तक चलता रहेगा या फिर शिक्षण का कार्य जब तक चलता रहेगा तब तक हमारी हेडिंग वही रहेगी जो पिछले पेज पर हमने शुरू की थी। जब यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा तो जितना हमने पढ़ाया हुआ प्रथम अन्विति के तरह जितना पढ़ाया हुआ भाग है उस भाग में से ही हम फिर से बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न, प्रश्न उत्तर और उत्तर, इसके लिए भी वही क्रम अपनाया जाएगा। जिस क्रम में शिक्षण कार्य किया गया था उसी क्रम में प्रश्नों को भी पूछा जाना है। जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनके उत्तर बच्चे ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हमने लिखे और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बच्चों ने अपनी कॉपी पे लिखे। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे आपके 4 प्रश्न हुए हैं, 5वां प्रश्न नहीं हुआ क्योंकि कम से कम हमको 5 प्रश्न बनाने ही हैं। तो अब हम दूसरे पेज पे आते हैं जहाँ पे हम बोध प्रश्न जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे। तो जब अगला बोध प्रश्न हमारा बचा हुआ है तो यहाँ पे भी हेडिंग हमारी वही आ जाएगी जो पिछले पेज में चल रही थी। तो अभी एक जो बोध प्रश्न का काम है, ये पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है इस पेज पर, इसीलिए हमको अगले पेज पर उसको लिखना पड़ रहा है। तो वही हेडिंग हमारी यहाँ पे लिखी जाएगी। जब हमारा बोध प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, पूछकर 5 प्रश्न हमारे हो गए। प्रथम अन्विति से हमने 5 प्रश्न पूछे, द्वितीय अन्विति से 5 प्रश्न पूछे। अब हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन, जो बच्चों से मौखिक हम ओरली रिवीजन करवाएंगे वो सारे प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे प्रश्नों को पूछते हैं और दोनों यूनिट प्रथम अन्विति और द्वितीय अन्विति दोनों से मिलाकर पूछते हैं। और ऐसे प्रश्नों की रचना की जाती है जो ना प्रथम अन्विति में पूछी गई हो और ना द्वितीय अन्विति में पूछी गई, उनसे अलग हटके प्रश्नों को बनाते हैं। लेकिन प्रकरण विषय वस्तु हमारा वही रहता है जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया है। थोड़ा सा अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रश्न प्रथम अन्विति और द्वितीय अन्विति में बनाए गए हैं उनको पूरी तरीके से कॉपी नहीं करना है। जब प्रश्नावृत्ति के प्रश्न हम पूछ चुके रहते हैं उसके बाद हमारा काम रहता है हम कक्षा कार्य बच्चों से करवाएं। तो कक्षा कार्य में भी हम कम से कम 5 प्रश्नों को रखते हैं। जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं वो प्रश्न हमेशा 5 अधिक से अधिक 5 रहेंगे और 5 से 7 तक हो सकते हैं, लेकिन 5 से कम से कम 5 तक तो रहेंगे ही रहेंगे। कक्षा कार्य में हम जो प्रश्नों की रूपरेखा रहती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहती है, खाली स्थान रहते हैं, सही गलत रहता है, सही का मिलान करना रहता है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हमारे पास रहते हैं। हमने यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करें वाला प्रश्नोत्तर का टाइप चुना हुआ है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे प्रश्नों को लिख देते हैं। प्रश्नों को लिखने के बाद हम यहाँ पर उत्तर भी लिखते हैं कि हम जो भी प्रश्न बना रहे हैं उनके उत्तर यहाँ क्या होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाना निर्धनता कहलाता है। खाली स्थानों की यहाँ पे हमको रखना है। तो उसके बाद है 1970 में आयोग की स्थापना या गठन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 प्रतिदिन
क्या है, पोषण निर्धारित किया गया है। और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 प्रतिदिन क्या है, ये भी पोषण है, निर्धारित किया गया है। निर्धनता 2 प्रकार की होती है। पहला सापेक्ष निर्धनता और दूसरा निरपेक्ष। तो इस प्रकार से जो हमारे प्रश्न बनते हैं कक्षा कार्य के, वो प्रश्न कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और उनको हम सही उत्तर उनके नीचे लिखते हैं। उनके उत्तर यहाँ पे नहीं आते हैं, उनके उत्तर हमको यहाँ नीचे अलग से लिखने होते हैं। जब हमने ये सारी काम कर लिए तो अब हम शिक्षण कार्य हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने बच्चों को इतना पढ़ा दिया है कि बच्चे उस प्रकरण को घर पर जाकर एक बार और पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। और साथ साथ हम गृह कार्य भी अब बच्चों को देते हैं। तो गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जो हम विद्यालय में पढ़ा चुके हैं वैसा का वैसा ही पूरा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में उससे नीरसता आती है। तो थोड़ा रुचिकर बनाए रखने के लिए हम अलग तरीके के कार्यों को बच्चों को दें, जिससे उनमें एक्स्ट्रा ज्ञान और एक्स्ट्रा नॉलेज की वृद्धि भी हो सके। तो हमने यहाँ पर जो गृह कार्य दिया है उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके दिया है। जो पाठ्यक्रम सिलेबस में जो पाठ दिया है उससे थोड़ा हटके है, लेकिन रुचिकर है और संबंधित ही है। तो हमने दिया है किन्हीं 15 देशों के साथ एक सूची तैयार करें जो निर्धनता और संपन्नता के आधार पर हों। तो ऐसे 15 देशों का, किसी भी 15 देशों का चुनाव करना है और उनके बारे में एक सूची तैयार करनी है कि कौन सा देश किस वर्ग में रखा जाएगा, निर्धनता के वर्ग में या संपन्नता के वर्ग में। तो इससे क्या होगा, बच्चों में एक्स्ट्रा ज्ञान भी बढ़ जाएगा कि कौन से देश में निर्धनता है और कौन कौन से देश संपन्नता के वर्ग में शामिल हैं। अब उसके बाद अंत में आएगा जो हम यहाँ पे शिक्षण कार्य के दौरान हमारे लिए सबसे विशिष्ट या महत्वपूर्ण कार्य माना जाएगा। यहाँ पे विषय शिक्षक के हस्ताक्षर, जो हमारा शिक्षक है जिसने हमें ये पाठ्य योजना बनानी सिखाई है, शिक्षण कार्य में हमारे साथ हमारा सहयोग कर रहा है पाठ्य योजना को जांचने में और दिशा निर्देश देने में। तो उनके लिए हम यहाँ हस्ताक्षर के लिए यहाँ पे इस तरीके से हम लिख देते हैं। फिर पर्यवेक्षक, जो भी शिक्षक, विषय शिक्षक के अलावा जो भी शिक्षक विद्यालय जाकर हमारे शिक्षण कार्य को मापता और उसका मूल्यांकन करता है, वो शिक्षक वो शिक्षक यहाँ पर हस्ताक्षर करता है। तो उनके लिए भी हमारे पास एक कॉलम बना हुआ रहना चाहिए, ताकि जब वो हमारे पाठ्य योजना को जांचे तो वो जो उनके द्वारा अगर उसको आगे प्रेषित किया जाना है या फिर ओके माना जाए कि सब सही है और इस पाठ्य योजना को शिक्षण कार्य हो चुका है, तो यहाँ पे जब उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं तब माना जाता है कि शिक्षण कार्य इस पाठ्य योजना का कर लिया गया। और वैसे ही जब विषय शिक्षक यहाँ हस्ताक्षर कर देता है, मतलब कि उसके द्वारा ये पाठ्य योजना जांच ली गई है और ये ओके है, ताकि इसको आगे विद्यालय में जाके पढ़ाया जा सके। और जब छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका इसको बनाते हैं तो वो अपना नाम यहाँ लिखते हैं कि किसके द्वारा ये पाठ्य योजना बनाई गई है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ्य योजना आपको समझ में आ गई होगी, और कोई भी क्वेरी हो या पाठ्य योजना से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पाठ्य योजना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो सेकंड सेम के बच्चे हैं उनके लिए भी और जो थर्ड सेम के हैं उनके लिए भी, क्योंकि इन दोनों को ही पाठ्य योजना को जानना ज़रूरी है। जो शिक्षण कार्य करेंगे उनके लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि ये पाठ्य योजना के आधार पर ही बाकी सारी पाठ्य योजनाएँ बनेगी। और सेकंड सेम के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेकंड सेम में अगर आप इन पाठ्य योजनाओं को बनाना सीख जाते हैं तो थर्ड सेम में आपको शिक्षण कार्य के दौरान पाठ्य योजना को बनाने से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि आपने उसको सेकंड सेम में ही सीख लिया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप पाठ्य योजना को अच्छे से देखें, समझें और इसके आधार पर अध्ययन करें। धन्यवाद।